आज की कहानी पुणे से है। 7 अक्टूबर 2009 की रात 9:30 बजे कुछ देर रात को एक शख्स कुछ लोगों के साथ पुणे के थाने में आता है और कहता है, मेरा नाम अभिजीत पुजारी है। मेरी पत्नी नैना पुजारी अभी तक घर नहीं लौटी। पुलिस अधिकारी अभिजीत को बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आप विस्तार से बताइए, आपकी पत्नी कहाँ गई थी और कहाँ से गायब हुई। अभिजीत पूरी कहानी बताता है कि पुणे के खराड़ी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सिंक्रोन आईटी कंपनी। इसी आईटी कंपनी में नैना पुजारी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 7 अक्टूबर 2009 की शाम इसी कंपनी में काम करने वाली नैना पुजारी अपनी ड्यूटी खत्म करके शाम 8 बजे घर जाने के लिए निकली थी। वैसे तो वह शाम 7 बजे तक निकल जाती थी, लेकिन उसे दिन काम की वजह से उसे थोड़ी देर हो गई थी। शायद इसीलिए कंपनी से निकलते समय उसने अपने पति अभिजीत को फोन करके बता दिया था कि वह कंपनी से निकल चुकी है। वैसे तो महिला कर्मचारियों को कंपनी से निकलने में देर हो जाती थी तो घर पहुंचने की व्यवस्था कंपनी करती है। इसके लिए कंपनी ने कब और बेस लगा रखी थी, लेकिन कंपनी की कोई भी कब या बस आई नहीं। पति ने नैना के मोबाइल पर फोन किया, फोन बंद था। फोन बंद होने से अभिजीत परेशान हो गया। इसके बाद उसने नैना के ऑफिस में फोन किया। ऑफिस से कहा गया कि नैना तो यहाँ से कब की जा चुकी है। इसके बाद अभिजीत ने यहाँ वहाँ फोन करके नैना के बारे में पता किया, जहाँ जहाँ उसकी संभावना हो सकती थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, उसकी चिंता और परेशानी बढ़ती जा रही थी। सब जगह उसने फोन कर लिए थे। नैना के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। अभिजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि नैना ने सीधे घर आने को कहा था तो बिना बताए रास्ते से कहाँ चली गई। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। अब तक उनके कई रिश्तेदार भी आ गए थे। उसी समय मेरे फोन पर मैसेज आया कि एटीएम से 61,000 निकल गए हैं। मुझे चिंता होने लगी और फिर मैं अपने रिश्तेदारों को यहाँ लेकर आया। पुलिस अधिकारी ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। थाना यरवदा पुलिस ने इस समय नैना का हुलिया बताकर सभी थानों को उनकी गुमशुदगी की सूचना दे दी। करीब 2 दिन बाद किसी व्यक्ति ने पुणे के थाना खेत पुलिस को सूचना दी कि राजगुरुनगर के वन विभाग परिसर में जारेवाड़ी पार्टी के पास गंदे नाले में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना खेत पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश देखकर पुलिस को यह अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि यरवदा पुलिस ने जिस युवती की गुमशुदगी की सूचना दी है, यह लाश उसी की हो सकती है। थाना खेत पुलिस ने इस बात की जानकारी थाना यरवदा पुलिस को दी तो थाना यरवदा पुलिस अभिजीत को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गई। अभिजीत के साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी थे। लाश का चेहरा भले ही बुरी तरह कुचला था, लेकिन लाश देखते ही अभिजीत ही नहीं, उनके साथ आए रिश्तेदार भी फूट फूट कर रोने लगे। इसका मतलब वह लाश नैना की ही थी। शव की पहचान हो गई थी तो पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया, लेकिन वहां से पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस नैना के हत्यारों तक पहुंच पाती। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की औपचारिक कार्रवाई पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस अभिजीत से पूछताछ करती है कि नैना जब घर से निकली थी तब उसने ज्वेलरी पहनी थी। तब अभिजीत ने कहा उसके पास बैग और मोबाइल था। बैग में छोटी मोटी जरूरत की चीजों के अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड भी था। इस सब के अलावा नैना ने सोने की चूड़ियां, बाली और मंगलसूत्र पहने थे। उसका मोबाइल और बैग तो गायब ही था। उसके साथ उसने पहने हुए गहने यह सब भी गायब थे। इससे पुलिस को यही लगा कि किसी ने उसकी हत्या लूट के इरादे से की होगी। इस मामले में जांच और गहरी होती गई, लेकिन नैना की हत्या के पीछे का रहस्य और भी गहरा गया। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। इस दौरान अभिजीत और उसके परिवार ने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर संभव कोशिश की, लेकिन न्याय की उम्मीद धुंधली होती गई। पुलिस ने इस केस में कई विशेषज्ञों की मदद ली, कई बार घटनास्थल का निरीक्षण किया और नैना के जीवन के हर पहलू को खंगाला। पुलिस ने नैना के सहकर्मियों, दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी कोई ठोस जानकारी नहीं थी। नैना के आखिरी कुछ घंटे की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की गई,
लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं मिला। समय बीतता गया और केस ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अभिजीत ने हार नहीं मानी। वह लगातार पुलिस पर दबाव बनाए रखता और हर नई जानकारी के लिए तत्पर रहता। लेकिन जब नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला ही उलट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नैना के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि नैना की हत्या लूट के लिए नहीं बल्कि दुष्कर्म के बाद की गई थी, जिससे दुष्कर्मियों का अपराध उजागर न हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नैना पुजारी के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और लूट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यह ऐसी घटना थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। दूसरी ओर उन महिलाओं के मन में भी डर समा गया था जो नौकरी करती हैं, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता था। पुलिस ने नैना के हत्यारों तक पहुंचने के लिए जांच उनकी कंपनी से शुरू की। पूछताछ में पता चला कि उस दिन नैना बस से घर नहीं गई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि नैना के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए थे। पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो उसमें जो फोटो मिले, उसके आधार पर पुलिस योगेश से पूछताछ करने उसके घर पहुंची तो वह घर से गायब मिला। आखिर पुलिस ने 16 अक्टूबर 2009 को उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। योगेश रावत ने एक कहानी बताई जिसे सुनकर हर पुलिस भी दंग रह गई। यह कहानी हवस की थी। नैना हर रोज सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए घर से निकलती और शाम 7 बजे तक घर आ जाती थी। वह अक्सर कंपनी की बस का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कभी सार्वजनिक साधन से भी आती थी। 7 अक्टूबर 2009 को 8 बजे नैना की ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन उस दिन कोई कैब नहीं थी। इसलिए नैना घर जाने के लिए बस का इंतजार करने लगी। बस आती उससे पहले ही उनके सामने एक कार आकर खड़ी हुई। वह कार योगेश रावत की थी, जो कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। नैना उसे पहचानती थी, इसलिए जब योगेश ने बैठने के लिए कहा तो नैना उसमें बैठ गई। जब नैना कार में बैठी तो योगेश ने कार को नैना के घर की बजाय राजगुरु नगर की ओर मोड़ दिया और रास्ते में दो मित्रों को भी कार में बिठा लिया। उनके नाम थे महेश ठाकुर और विश्वास कांबले। यह दोनों भी कंपनी के ही कर्मचारी थे। महेश ठाकुर जरूरत पड़ने पर यानी बदली पर कंपनी की गाड़ी चलाता था और विश्वास कांबले सुरक्षा गार्ड था। यह दोनों भी कंपनी के ही कर्मचारी थे, इसलिए नैना ने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन जब कार चली तो योगेश ने उसे उनके घर की ओर ले जाने के बजाय राजगुरु नगर बघौली की ओर ले जाने लगा। नैना ने उसे टोका तो योगेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। जब नैना ने फिर से पूछा कि कार तुमने यहाँ क्यों ली, मेरे घर का रास्ता यह नहीं है, तो इस पर योगेश ने कहा कि उसे अपने एक दोस्त को पिक करना है। योगेश ने इस वक्त अपने दोस्त राजेश चौधरी को बुलाया और उसे बिठाकर कार को मोड़ दिया। नैना को शक हुआ तो नैना ने योगेश को डांटा और वापस जाने को कहा, तो योगेश के दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और चाकू की नोक पर चुपचाप बैठने को कहा। नैना को उनके इरादे समझ आ गए। वह रोने लगी और विनती करने लगी कि उसे जाने दें, लेकिन वे उसे क्यों जाने देंगे? वे तो इतने दिनों से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और उस दिन उन्हें मौका मिल गया था। चाकू की नोक पर सभी ने चलती कार में ही बारी बारी से बलात्कार किया। बलात्कार की वजह से नैना बेसुध हो गई। उसके बाद वे लोग उसे राजगुरु नगर के नजदीक वरेवाड़ी ले गए और एक गंदे नाले के पास ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए पत्थर से नैना का चेहरा बुरी तरह कुचल दिया। इसके बाद उन्होंने नैना का बैग और गहने ले लिए और एटीएम से पैसे भी निकाल लिए। इसके बाद उसकी लाश को वहीं फेंककर वापस अपने घर चले गए। पुलिस ने योगेश की निशानदेही पर महेश ठाकुर, विश्वास कांबले और राजेश चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दरिंदों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की तो इन लोगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने जो सबूत एकत्रित किए थे वह काफी थे। सभी आरोपियों को सजा हो गई। जब तक न्याय हुआ तब तक नैना पुजारी का परिवार और समाज इस दुखद घटना के सदमे से नहीं उबर पाया था। यह घटना हर महिला के लिए एक चेतावनी थी कि उन्हें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। नैना की याद में उसके परिवार ने एक ट्रस्ट शुरू किया जो महिलाओं की सुरक्षा और
सशक्तिकरण के लिए काम करता है।